हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरस। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर का वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एम फेज़ के बारे में, जानेंगे कि एम फेज़ में कौन से फेजेस होते हैं, किन किन स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो आप बताना मुझे कि कौन सी जो फेज़ होती है उसमें हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी फेज़ में होता है, ये आपका क्वेश्चन है एक। इसका ज़रूर आंसर करना आप लोग, लास्ट वाले लेक्चर से है, अगर आप नहीं देखा है तो उसको देख लें और फिर बताएं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम आपसे कह रहा है कि दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। तो ये आपका मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का। ठीक है, क्या? एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज बोलते हैं। इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो इसमें क्या होता है, मेजरली क्या होता है हमारा, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ, वर्चुअली रीऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, एंड ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल को भी ये रीऑर्गेनाइज करता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजनी सेल इज़ द सेम। यहाँ पे आपका जो नंबर होते हैं हमारे क्रोमोसोम के नंबर, यहाँ पे भी हमारे एम फेज में भी हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पेरेंट के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो और प्रोजनी सेल्स के सेम रहते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं हुए हैं अभी भी। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर हमारा पेरेंट का हो चाहे प्रोजनी का हो, सेम ही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, इक्वेशनल डिवीजन बोल देते हैं। जैसे मान के चलो आपसे पूछा जाए कि एम फेज का दूसरा नाम क्या है, तो एम फेज का दूसरा नाम क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 2n = 2n, मतलब कोई भी चेंजमेंट ही नहीं हुआ, एम फेज के दौरान भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है आपका। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब देखिए, समसूत्री विभाजन जिसको हिंदी में बोलते हैं, और जो मियोसिस होता है उसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसमें हमारी जो सेल्स होती हैं वो डबल से सिंगल हो जाती हैं। तो ये आपको पता चलेगा इक्वेशनल डिवीजन किस लिए कह रहे हैं ये, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है पेरेंट का इन द पेरेंट में एंड द प्रोजनी सेल्स में सेम रहता है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ इक्वेशनल डिवीजन। थ्रू फॉर कन्वेंशन माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइड इनटू 4 स्टेजेस। तुम्हारा जो माइटोसिस है कन्वेंशन के लिए, मतलब आगे की प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए, हमारी जो एम फेज है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। फॉर न्यूक्लियर डिवीजन, किसके लिए, इसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। आपको मैंने पहले ही बताया लास्ट लेक्चर में कि हमारा सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और उसके बाद में हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियर डिवीजन करना है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। तो ये बहुत ही इसेंशियल है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कट कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो, कोई भी वेरियस स्टेजेस होती हैं उनमें सब कुछ क्लियर कट है कि हाँ G1 होगा, फिर S होगा, फिर आपका G2 होगा, देन हमारा एम फेज आएगा। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, एक ऑर्डरली मैनर रहेगा, एक कोऑर्डिनेटेड वे रहेगा। फिर आते हैं कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस। तो हमारा कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस को फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेज आपकी प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, देन आपका एनाफेज, फिर है टीलोफेज। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ इसमें कि हमारी जो वो होते हैं, प्रोफेज होता है, तो प्रोफेज में मान के चलो ये ऐसा डीएनए पड़ा हुआ है, ऐसा उलझा हुआ है एकदम, किसके अंदर, सेल के अंदर। ये सेल है आपकी, ऐसे डीएनए आपका पड़ा हुआ है, ये हो गया हमारा प्रोफेज। प्रोफेज हो गया, अब आएगा हमारा मेटाफेज। तो मेटाफेज जो प्रोफेज होता है बेटा, उसमें अर्ली प्रोफेज में ऐसा पड़ा हुआ आता है, धीरे धीरे लेट प्रोफेज में जाके वो थोड़ा सा अलग डिस्टिंक्ट होने लगता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद में मतलब क्रोमोसोम अच्छे से बन जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा मेटाफेज। तो मेटाफेज के लिए हमारा क्या होता है, मेटाफेज में हमारे क्रोमोसोम अच्छे से बन जाते हैं, फिर हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, ऐसे यूँ इक्वेटर पे आ जाते हैं, जिस पे इस प्लेट को, ये एक प्लेट बन जाती है, इस प्लेट को हम मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज का ये हो गया आपका एम, मतलब है मेटाफेज। फिर आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज का क्या होता है बेटा कि हमारा जो वो होता है, एस्टर्स बन जाते हैं हमारे यहाँ पे हमारे एस्टर्स बन जाते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद में जो हमारा क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे पोलों की तरफ खिंचने लगते हैं, ऐसे यहाँ पे एस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो पोलों की तरफ ये क्या है, हमारे खिंचने लगते हैं।
आए समझ में आपको? ऐसे आपके खिंचने लगते हैं। तो एनाफेज में हमारा ऐसे ही खिंचने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं एक दूसरे से। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में आपके जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो जाते हैं और अलग न्यूक्लियर बन जाता है ड्यूटेड सेल्स के पास में भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया जैसे कि आपको समझ में आ जाए क्या क्या होगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान। चलिए अब हम ब्रीफली पढ़ते हैं। प्रोफेज क्या है? एक प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। याद रखना है आपका कि आपकी प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस में। ठीक है, ये आपकी प्रोफेज एक फर्स्ट स्टेज है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में कौन सी स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है, तो वो प्रोफेज होती है, याद रखना है आपको। फॉलोज द एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। तो ये किसको फॉलो कर रही होती है? ये फॉलो कर रही होती है जो एस फेज में हुआ है उसको, और जो G2 फेज में हुआ है उसको। अब एस और G2 फेज किसके पार्ट हैं? इंटरफेज के पार्ट हैं। इन द एस एंड G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। ठीक है, तो एस फेज में क्या हो रहा है बेटा? एस फेज हो चाहे G2 फेज हो, आपका जो न्यू DNA हमारा बना हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है न्यू DNA मॉलिक्यूल, वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, मतलब अलग नहीं होता, बट क्या होता है हमारा? इंटरवाइंड होता है। मतलब हम उसे थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ ये DNA है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, ये लाइन भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज इज मार्क्ड। प्रोफेज क्या है? प्रोफेज स्टेज क्या कर रही है? मार्क कर रही है किसको? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपकी मेन लाइन है जो आपको याद रखनी है और बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है कि प्रोफेज मार्क किसको करता है? तो मार्क करता है वो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल को। जो क्रोमोसोम मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रोफेज स्टेज में। ठीक है, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटेंगल हो जाता है। अनटेंगल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा आपके बाल उलझे हुए हैं, तो बाल उलझे हुए हैं तो टेंगल्ड हैं। जब हम उन्हें कॉम्ब कर लेते हैं, जब कॉम्ब कर रहे होते हैं या फिर कॉम्ब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो हमारे बाल कैसे हो जाते हैं? अनटेंगल्ड हो जाते हैं, मतलब सुलझे हुए हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो मटेरियल है वो धीरे धीरे अनटेंगल्ड होने की प्रोसेस में बढ़ता है आगे। क्रोमेटिन कंडेंसेशन, द सेंट्रोजोम जो होता है आपका, विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। तुम्हारा जो सेंट्रोजोम है वो कहाँ पे चला गया था? वो एस फेज में चला गया था, इंटरफेज के एस फेज में चला गया था डुप्लीकेशन के लिए। नाउ बिगिंस टू मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो अब क्या हो रहा है? अब हमारा धीरे धीरे वो अपोजिट पोल्स पे बढ़ रहा है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे तो ये आपकी एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर हमारे क्रोमोसोम पड़े हुए होंगे। यहाँ पे ये जस्ट मिनट, यहाँ पे एक टेंगल्ड है और धीरे धीरे वो अनटेंगल्ड भी हो रहा है, धीरे धीरे अनटेंगल्ड भी हो रहा है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल जिसको हम क्रोमोसोमल मटेरियल बोल रहे हैं वो अनटेंगल्ड भी हो रहा है। तो वहाँ पे पास पास में बेटा ये हमारे सेंट्रोजोम है ये, तो ये हमारे सेंट्रोजोम इधर है, तो हमारे सेंट्रोजोम भी धीरे धीरे हमारे पोल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखो इधर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये ऐसे मैंने एरो बना दिया है आपके लिए। तो ये धीरे धीरे पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। तो वही कह रहा है वो, नाउ बिगिन टू मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। सेल के अपोजिट पोल्स पे वो मूव करने लगते हैं। क्या? हमारा सेंट्रोजोम। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाई फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। तो ये हमारे जो प्रोफेज का कंप्लीशन है, प्रोफेज कब कंप्लीट हो रहा है, तो वो कुछ मार्क्स हैं उन्होंने दे रखे हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ पॉइंट हैं, इवेंट हैं, वो ध्यान में रखते हैं। तो ये अगर 2 पॉइंट आप पढ़ लेते हो तो आप समझ लो प्रोफेज की स्टेज पूरी पढ़ ली आपने, समझ गए आप। देखिए कह रहा है आपसे क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होने लगता है और फॉर्म करने लगता है कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। और हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो हमें देखने लगते हैं, कैसे दिखने लगते हैं? कंपोज हो जाते हैं 2 क्रोमेटिड्स में और अटैच हो जाते हैं टुगेदर एट द सेंट्रोमियर से वो
अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोफेज का सब कुछ प्रोफेज में हम पढ़ रहे हैं और प्रोफेज के इवेंट्स हैं ये। सेकेंड इवेंट क्या है? सेकेंड इवेंट ये है कि जो सेंट्रोजोम है आपका वो क्या कर रहा है, विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेट, मैंने आपको बताया डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग इंटरफेज में, डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है सेंट्रोजोम का और बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल में ये बिगिन कर जाता है। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। हाँ, तो प्रत्येक जो हमारा सेंट्रोजोम होता है वो क्या करता है, वो रेडिएट कर रहा होता है। रेडिएट कर रहा होता है किसको? आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को हम क्या बोल रहे हैं, एस्टर बोल रहे हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि हमारे मेटाफिजिक प्लेट पे जब अरेंज हो जाते हैं हमारे क्या क्रोमोजोम्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जब मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं हमारे क्रोमोजोम्स, दो क्रोमोजोम बना रही हूँ, तो धीरे धीरे वो इधर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे हम अरेंज हो जाते हैं, एक मेटाफिजिक प्लेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एस्टर्स बताए थे, तो ये वही एस्टर्स हैं, उन्हीं एस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईच जो क्रोमोजोम सेंट्रोजोम है वो हमारा रेडिएट कर रहा होता है आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स को, और उन्हीं रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं, एस्टर्स बोल देते हैं। द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे टू एस्टर्स होते हैं, दो एस्टर्स साथ में विद स्पिंडल फाइबर, उनके साथ में स्पिंडल फाइबर भी हैं, फॉर्म करते हैं माइटोटिक एपरेटस, उसी को हम माइटोटिक एपरेटस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे स्पिंडल फाइबर क्या था, स्पिंडल फाइबर ये था हमारा, देखो ये हमारे एस्टर्स हैं, ठीक है, और ये हमारे स्पिंडल फाइबर हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक एस्टर होगा, ये हमारे स्पिंडल फाइबर हो जाएंगे, और बीच में हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया, ये स्पिंडल फाइबर हो गया, स्पिंडल फाइबर, ये एस्टर्स हो गए, और दो हमारे जो एस्टर होते हैं वो टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं माइटोटिक एपरेटस को। ठीक है, ये हमारा प्रोफेज की स्टेज कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे, अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि हमारा जो प्रोफेज होता है, तो प्रोफेज में हर चीज़, हर ऑर्गेनेली जो होती है वो जब हम शो करते हैं, देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो होता क्या है कि वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं, डू नॉट शो, डिसअपियर हो जाती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो कब होता है ये सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब एंड हमारा प्रोफेज एंड हो रहा होता है, तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखते हैं तो हमारे जो सारे ऑर्गेनेलीज हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं या हो जाते हैं, डू नॉट शो, दिखते ही नहीं है वो आपको। ठीक है, तो ये आपको मार्क करके रखना है और ध्यान में रखना है कि हमारी प्रोफेज स्टेज में कोई भी ऑर्गेनेली आपको नहीं दिखता है सेल के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में कि मेटाफेज क्या कह रहा है हमारा। तो मेटाफेज कंप्लीट disintegration of the nuclear envelope marks the start of second phase of mitosis। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है किसका, न्यूक्लियर एनवेलप का, ये भी याद रखना है। मेटाफेज में आपसे लाइन बोलेगा, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द, क्या होता है, तो सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस क्या है हमारा, मेटाफेज है, इसलिए हैंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और हमारा क्रोमोसोम कहाँ स्प्रेड हो जाता है बेटा, स्प्रेड हो जाता है थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। वाई दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम देख सकते हैं, कंप्लीट हो जाता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड दे आर ऑब्जर्व हो जाते हैं क्लियरली, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्रोमोसोम को किसमें, माइक्रोस्कोप के अंदर। दिस देन इट इज़ द स्टेज विच मॉर्फोलॉजिकली हम क्रोमोसोम की क्या कर सकते हैं, मोस्ट इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम की स्टडी हम कौन से स्टेज में कर सकते हैं, मेटाफेज स्टेज में कर सकते हैं, वो भी माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स की। ठीक है, अब देखेंगे इसके बारे में, कह रहे हैं एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इस स्टेज में क्या होता है, मेटाफेज जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेड अप हो जाते हैं टू सिस्टर क्रोमेटिड्स से, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। और वहाँ पे जो क्रोमोसोम है हमारे, दो सिस्टर क्रोमेटिड जो होती हैं हमारी, एक क्रोमोसोम में टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, देखो जैसे ये आपका, हाँ ऐसा ही बना है। ठीक है, तो ये आपका एक क्रोमोसोम है। ठीक है, एक क्रोमोसोम में आपकी
2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलती हैं, मतलब ये आपकी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गई और दूसरी ये हो गई, तो इसी को हम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, नॉन सिस्टर भी बताऊंगी मैं आपको नॉन सिस्टर क्या होता है, और ये हमारा सेंट्रोमियर होता है। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है हमारा, मेटाफेज में कह रहे हैं एट दिस स्टेज मेटाफेज जो क्रोमोसोम है इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में बन जाते हैं हमारे, और वो हेल्ड हो जाते हैं किसके साथ में, सेंट्रोमियर से हेल्ड हो जाते हैं, मतलब बंध जाते हैं सेंट्रोमियर से। फिर आपको दिखने लगती है स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, एक स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर भी आपको दिखता है जिसको हम बोलते हैं, वो सेंट्रोमियर के सरफेस के पास में होता है और उसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। तो काइनेटोकोर का फॉर्मेशन और सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन ये सब कुछ हमारा मेटाफेज में ही हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी हम मेटाफेज में ही कर सकते हैं। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका कौन से स्ट्रक्चर, सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर, ये हमारे किस लिए हमें मिलते हैं, ये हमें अटैच करते हैं, ये हम अटैच कर पाते हैं स्पिंडल फाइबर को इनसे। ठीक है, फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल। और इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमें मूव कर जाते हैं, कहाँ पे मूव करते हैं, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल में, सेल के सेंटर में। हैंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connect by its kinetochore to spindle fiber from the opposite poles। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे इस पैराग्राफ में कि मेटाफेज इज द करेक्टरिस्टिक बाय विच वाई ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग हो जाते हैं टू द लाई, मतलब एक लाइन में आ जाते हैं सारे क्रोमोसोम, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, मतलब बीच में। आपने पढ़ा होगा कि हमारा अर्थ इक्वेटर कहाँ होता है, इक्वेटर अर्थ का कहाँ है, बीच में ही तो है, बीच की चीज़ को ही तो हम इक्वेटर बोलते हैं। तो वहीं पे हमारे सारे क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल में। ठीक है, तो वही कह रहा है आपसे, और वो किससे कनेक्ट हो रही हैं, वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे कनेक्ट हो रहे हैं काइनेटोकोर से, टू स्पिंडल फाइबर उसको कनेक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं बाय द काइनेटोकोर से, सिस्टर क्रोमेटिड्स हमारी कनेक्ट हो जाती हैं टू स्पिंडल फाइबर्स टू फॉर्म अपोजिट पोल्स। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे क्रोमोसोम पे जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर अटैच होते जाएंगे क्रोमोसोम से, और इक्वेटर पे अलाइन हो जाएगा हमारा क्रोमोसोम, और स्पिंडल फाइबर भी अटैच हो जाएंगे किससे, एस्टर्स के जो स्पिंडल फाइबर हैं वो, तो वो वन पोल से अपोजिट पोल में ले जाने में आसानी होगी, खींच लेगा वो एक दूसरे को। ठीक है, फिर देखिए द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, जो प्लेन अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम का एट द मेटाफेज स्टेज में, रिफर्ड टू द मेटाफेजिक प्लेट, और इसी को हम मेटाफेजिक प्लेट बोल देते हैं या फिर मेटाफेज प्लेट बोल देते हैं। द की फीचर ऑफ द मेटाफेज आर क्या होता है, तो की फीचर आपको याद रखना है, की फीचर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा कि ये चीज़ क्या होती है, जहाँ पर मैंने मार्क करके रखा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट लाइन है जो मेटाफेज की, वो है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब कहाँ होता है, तो वो मेटाफेज में होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है कि मॉर्फोलॉजिकली जो स्टडी होती है क्रोमोसोम्स की, वो कौन सी स्टेज में कर सकते हैं, कौन से फेज में कर सकते हैं, तो वो हमारा मेटाफेज होता है, उसमें कर सकते हैं। तो की फ्रेम क्या है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से ऑफ द क्रोमोसोम, ये की फ्रेम है आपका किसका, मेटाफेज का। ये एज इट इज़ लाइन रख देते हैं आपसे और पूछ लेते हैं कौन सा स्टेज है ये, तो आप बताना है मेटाफेज। नेक्स्ट है आपका, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं टू द स्पिंडल इक्वेटर पे एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स, दोनों पोल से, ऊपर वाले पोल से भी, वन पोल से भी और अनदर पोल से भी ये अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर से हमारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर देखिए एनाफेज। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है हमारी, एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है कि धीरे धीरे हमारे जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं, जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगती हैं, हमारे स्पिंडल फाइबर उन्हें खींचने लगते हैं। तो मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि सेपरेट होने की प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, एनाफेज बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होता है एंड इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड्स नो रेफर्ड टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स द टू अपोजिट पोल्स। तो यहाँ पे आपका क्या रहा है, आपको याद रखना है
कि यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है माइग्रेशन किसका, क्रोमोसोम्स का। और क्रोमोसोम्स में भी किसका, जो हमारे क्रोमेटिड होते हैं उनका, अपोजिट पोल्स पे। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए मैंने अलाइन कर रखा है क्रोमोसोम्स को ऐसे, ये एक क्रोमोसोम है हमारा। ठीक है, हम नॉर्मली बना के देख रहे हैं और ये हमारी सेल है। हमारे जो स्पिंडल हैं वो कहाँ पे अटैच होंगे, इससे स्पिंडल हमारा अटैच हो जाएगा, इससे एक स्पिंडल इससे अटैच हो गया। ठीक है, और एक स्पिंडल हमारा इधर से अटैच हो जाएगा। तो ये अब अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे एक दूसरे को। ऊपर वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो ऊपर वाले सिस्टर क्रोमेटिड को खींचेगा, और जो नीचे वाला स्पिंडल फाइबर है वो नीचे वाले सिस्टर क्रोमेटिड को खींचेगा, जो डॉटर क्रोमोसोम है उनको। ठीक है, टू डॉटर क्रोमेटिड्स हैं उनको खींचेगा नीचे, तो अपोजिट खींचेगा, एकदम अपोजिट। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो ऐसे ही ये खींचने शुरू हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो और स्प्लिट भी वही चीज़ है कि स्प्लिट हो रहे हैं हमारी साइमल्टेनियसली टू डॉटर क्रोमेटिड्स। फिर कह रहे हैं कि ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर प्लेट। अब मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो प्रत्येक क्रोमोसोम है वो मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर प्लेट से वो धीरे धीरे मूव अवे होने लगते हैं अपोजिट पोल्स पे। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवार्ड्स द पोल, और हमारा जो सेंट्रोमियर सहित ही चला जाता है पूरा पोल्स की तरफ। एंड हैंस एट द लीडिंग एज से एंड द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, और हमारी जो आर्म होती है क्रोमोसोम की वो ट्रेलिंग बिहाइंड हो जाती हैं। तो स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोमियर को पकड़ रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है, और उसके कारण जो हमारी क्रोमेटिड्स की जो टेल हैं, मतलब आर्म हैं, वो उसके साथ में ट्रेलिंग बिहाइंड उसके साथ साथ चली जा रही हैं खींच के। ठीक है, बस जो एनाफेज होता है स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स, और उन्हीं की इवेंट से हम पढ़ेंगे क्या क्या कह रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेटाफेज हो गया। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपका इक्वेटर पे अरेंज हो गए हमारे क्रोमोसोम। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, सीधा सा सिंपल सा दिख रहा है कि मेटाफेज स्टेज है। और भी ग्राफ हैं इसमें, दिखा दूँ मैं आपको। तो ये हमारा अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में हमने सुना था कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड होता है, और क्या होता है, वो एक दूसरे से टेंगल्ड होता है। फिर धीरे धीरे हमारे लेट प्रोफेज में क्या हो जाता है, हमारा क्रोमोसोम अनटेंगल्ड हो जाता है। तो ये हमारा लेट प्रोफेज है जिसमें अनटेंगल्ड हो गया क्रोमोसोम। और आपको पता है मेटाफेज में तो पता ही है, धीरे धीरे हमारा ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज में क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर बनने के कारण ही हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो अलाइन होने लगते हैं, किस पे, इक्वेटर पे अलाइन होने लगते हैं। ठीक है, इक्वेटर पे अलाइन होने लगते हैं। तो आपसे अगर फिगर भी पूछ लेता है कि ये कौन सा फिगर है, कौन सा किसका है, तो आपको याद रखना है कि मेटाफिजिक प्लेट बन रही है, इक्वेटर पे हमारे क्रोमोसोम सब अलाइन हो गए हैं, तो वो मेटाफिजिक स्टेज है। और जहाँ पे हो रहे हैं तो वो ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। तो आपसे फिगर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एम्स में फिगर के क्वेश्चन भी पूछे गए थे लास्ट ईयर, एक फिगर से क्वेश्चन, दो आए थे फिगर से क्वेश्चन। तो फिगर भी आपके इंपॉर्टेंट है एम्स नर्सिंग के लिए। ठीक है, की पॉइंट्स क्या हैं वो देख ले रहे हैं। तो की पॉइंट्स सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। सेंट्रोमियर क्या है हमारा, स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, जिसके कारण हमारे जो क्रोमेटिड हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, और हमारे क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल्स पे, मूव कर रहे होते हैं या कर जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए, कर जाते हैं ये कहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एनाफेज हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो हमारी क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड किसके साथ चली गई, ऊपर वाले के साथ में चली गई, ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर के पास में। जैसे मान के चलो ये ऐसे ऐसे ले जाते, ऐसे खींच के ले जाता है स्पिंडल फाइबर। एक ये हो गया पार्ट सिस्टर क्रोमेटिड्स का, और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रोमियर के साथ में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका पार्ट, इसका हाफ पार्ट ये है, और इसका हाफ पार्ट ये है, और इसका हाफ पार्ट ये है, और इसका हाफ पार्ट ये है। तो आपने आराम से देख पा रहे होगे कि हमारे जो क्रोमेटिड्स हैं वो मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल्स पे, और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा स्टेज रह गया कौन सा, टेलोफेज। टेलोफेज के बारे में जानते हैं। तो टेलोफेज के बारे में बताती हूँ मैं आपको। कह रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जो हमारा फाइनल स्टेज शुरू हो रहा होता है कैरियोकाइनेसिस का,
तो क्या हो रहा होता है, टीलोफेज, जिसको हम टीलोफेज बोलते हैं। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स पे वो पहुंच जाते हैं क्रोमोसोम हमारे, फिर डिकंडेंस्ड हो जाते हैं। डिकंडेंस्ड का मतलब क्या बेटा, दोबारा से वो अपनी जो आइडेंटिटी खोने लगते हैं। डिकंडेंस का मतलब ये होता है आइडेंटिटी खोने लगते हैं, आइडेंटिटी खोने लगते हैं, ठीक है। एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और अपनी इंडिविजुअलिटी को वो खोने लगते हैं, ठीक है। मैंने सीधे से बोल दिया आपको, आइडेंटिटी खोने लगते हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि हम किसके साथ थे, क्यों थे, ठीक है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को खोने लगते हैं और लूज देयर इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हैं। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम होते हैं कैन नो लॉन्गर बी सीन, ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल tends to collect and are each of two poles. This is the stage of following key events। ये हैं आपके, तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या आ रहा है, आपकी लास्ट जो फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, उसमें हो क्या रहा है कि हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो पोल्स के पास में पहुँच गए, और पोल्स के पास में पहुँचते ही डिकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और वो लूज़ कर देते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को। इंडिविजुअलिटी लूज़ करने की वजह से वो क्या हो जाता है, हमारे बन जाते हैं, पूरे क्रोमेटिन मटेरियल बन जाता है, और क्रोमेटिन मटेरियल बनने के कारण वो हमारे जो दो पोल होते हैं उन्हीं के पास में रहता है। फिर हमारे जो दो पोल हैं और हमारी सेल क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। एनिमल सेल किसके द्वारा होती है, सेल फरो के द्वारा सेपरेट होती है। और प्लांट सेल किसके द्वारा होती है, प्लांट सेल हमारी होती है, मैं बताती हूँ, प्लांट सेल आपकी सेल प्लेट के कारण होती है। की पॉइंट के बारे में जानते हैं। की पॉइंट्स हमारा क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम्स क्लस्टर जो होता है एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट को, वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। फिर सेकंड क्या है, न्यूक्लियर। अब यहाँ पे आप ये भी याद रखना, देखो वहाँ पे प्रोफेज, जब लेट प्रोफेज में क्या हुआ था कि हमारे सारी जो ऑर्गेनेल्स थी सेल की वो डिसअपियर हो गई थी, अब यहाँ पे दोबारा से रीअपियर हो जाएंगी। तो न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ER हो गया, वो रिफॉर्म हो जाएगा, या फिर सकते हैं अपियर बोल सकते हैं, अपियर हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा। तो न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाता है फिर हमारा अराउंड द क्रोमोसोम के क्लस्टर के, एंड ईच पोल फॉर्मिंग 2 डेटोन्यूक्लियाई, और हमारा ईच पोल, प्रत्येक पोल हमारा 2 डेटोन्यूक्लियाई को फॉर्मेशन कर देता है, जिसमें हमारे सारे ऑर्गेनेल दोबारा से रिफॉर्म हो जाते हैं, दोबारा से अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने बताया था आपको, ये आपका स्टेज है टीलोफेज का। देखिए सेल्स के पास में, दोनों के पास में क्रोमेटिन मटेरियल भी है और स्पिंडल फाइबर भी हैं और हमारा सेंट्रोजोम भी है, हर एक के पास में, दोनों के पास में अलग न्यूक्लियाई है। अब धीरे धीरे ये सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे आके देखो अब कौन सी स्टेज बची है, अब हमारी साइटोप्लाज्म के सेपरेशन की स्टेज बची है, जहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म अलग अलग होगा, तो हमारा एक डेटोन्यूक्लियाई ये बन जाएगा, डेटोन्यूक्लियाई, और दूसरा डेटोन्यूक्लियाई ये बन जाएगा, नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे से ये सेपरेट हो जाएंगे। अब हमारा कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है, साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, सॉरी, साइटोप्लाज्म अलग कैसे होते हैं। तो माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटिंग क्रोमोसोम्स into डेटोन्यूक्लियाई कैरियोकाइनेसिस, but the cell itself is divided into 2 डेटर सेल्स, और सेल भी हमारी 2 डेटर सेल्स में डिवाइड होती है बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म के सेपरेशन से हमारी सेल भी डिवाइड होती है, कॉल्ड, इसी को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड, जैसे ही सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हमारा साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। इन एनिमल सेल में क्या होता है, हमें दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो। मैंने आपको बताया एनिमल सेल में हमें क्या मिलता है, फरो मिलता है, फरो होता है। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें फरो मिलती है। इसमें होता क्या है, द फरो ग्रेजुअली डीपेंस द अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर, जहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आप मान के चलिए ये सेल है आपकी, ये सेल है आपकी, और धीरे धीरे यहाँ से अंदर से बाहर से ही डीप होने लगते हैं वो, ठीक है, बाहर से डीप होने लगते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर पे अल्टीमेटली ज्वाइन होते हैं और वो ग्रेजुअली डीपन हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर, और सेंटर पे जाके ज्वाइन हो जाते हैं और फिर डिवाइड कर जाते हैं सेल साइटोप्लाज्म में इनटू 2, 2 साइटोप्लाज्म में, एक सेल से 2 साइटोप्लाज्म हमारे बन जाते हैं और 2 डेटोन्यूक्लियाई भी बन जाते हैं, और सारे ऑर्गेनेल्स भी रिफॉर्म हो चुके हैं पहले से ही। तो वो सेपरेशन का काम हमारा साइटोकाइनेसिस में होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल
सेल वॉल होती है आपके पास में, प्लांट के पास सेल वॉल होती है, हमारे एनिमल के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए हम इसको देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म, और ये इनकी जो साइटोकाइनेसिस होती है वो डिफरेंट मैकेनिज्म से होती है क्योंकि उनके पास में सेल वॉल होती है इसलिए। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज टुवार्ड्स टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। तुम्हारा बीच में बन जाता है सेल प्लेट। कहाँ पे होता है? सेंटर में। सेंटर में हमारा बीच में बन जाता है और धीरे धीरे फिर वो एंड की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं आपसे एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रोसीजर। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? सेल प्लेट बोल देते हैं। दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला, इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? इसी को हम मिडिल लैमेला बोलते हैं। बिटवीन वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक के टाइम पे जो सेल होता है हमारा, सेल डिवीजन होता है, जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा होता है, तो उसमें होता क्या है? जो हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, प्लास्टिड्स हो गए हमारे, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, द टू डॉटेड सेल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जो हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा था। तो कौन से ऑर्गेनेली? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। इन सम ऑर्गेनिजम्स में जो कैरियोकाइनेसिस होता है इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तुम्हारा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस जो प्रोसेस है, न्यूक्लियर डिवीजन है, वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट, इसीलिए वो मल्टी न्यूक्लिएट बन जाते हैं और इस कंडीशन को राइज होती है हमारी कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएट। और ये कंडीशन जो होती है वो लीडिंग टू फॉर्मेशन होती है सिंक्रोनाइज। इसी को हम क्या बोल देते हैं? सिंक बोल देते हैं, सिंक प्रोसेस बोल देते हैं। जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में मिलता है आपको ये सारी चीज़ें। जब हमारा कैरियोकाइनेसिस है वो साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फर्दर क्या नहीं करता? फॉलो नहीं करता है, तो बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट बन जाते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और मल्टी न्यूक्लियाई बनने की वजह से वो एक फॉर्मेशन ऑफ सिंक्रोनाइज को फॉर्मेशन करता है। और सिंक्रोनाइज फॉर्मेशन किस में होती है हमारी? वो होती है हमारी कोकोनट में, जिसमें आपने देखा होगा कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट मिलता है हमें, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलते हैं हमें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। अब आपका एक लेक्चर रह गया है जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी? मियोसिस पढ़ाऊँगी, और मियोसिस कंप्लीट होते ही आपका पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लेक्चर और आएगा आपका बस, उसके बाद में आपकी सारी जो चीज़ें हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया था 3 डेज़ में कंप्लीट कर दूंगी। तो एज़ पर माय ओन थिंग मैं आपको 3 दिन में कंप्लीट करा के दे रही हूँ एक चैप्टर। तो आप बनी रहिए। बाय, टेक केयर बेटा।